गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि अमेजिंग फैक्ट्स के अंदर कल मैंने आपको बताया था मुद्रा के बारे में कि मुद्रा कौन जारी करता है, कैसे जारी की जाती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट है, वो है न्यायालय के बारे में, यानी न्यायपालिका के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के नाम से आप समझ गए होंगे क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट, यानी हमारे भारत की मुख्य न्यायपालिका। अब जब संविधान बनाया गया था उस समय संविधान की शक्तियां बांट दी गई थी, क्योंकि संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो 3 भाग बनाए गए थे, जिनका नाम दिया गया था विधानपालिका, ये हमारी होगी विधानपालिका। विधानपालिका मीन्स जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, जैसे इसको आप संसद बोल सकते हो, संविधान बोल सकते हो। दूसरा आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका मीन्स जो इन नियमों को लागू करने वाली संस्था, जिसको आप सरकार बोल सकते हो, मुख्य कार्यपालिका बोल सकते हो। और नंबर 3 पे आता है न्यायपालिका। ये हमारा जो मुख्य पार्ट है वो है न्यायपालिका, यानी ये इन दोनों की रक्षा करता है। न्यायपालिका इसलिए बनाया गया, जैसे मान लो हम घर बनाते हैं और हमारा घर तभी सुरक्षित होगा अगर उसके चारों ओर 4 दीवारें। अगर 4 दीवारें नहीं होगी तो हमारा घर कैसे सुरक्षित रह सकता है। इसी प्रकार न्यायपालिका जो है वो विधानपालिका और कार्यपालिका की रक्षा करती है, यानी जो विधानपालिका जो नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनकी रक्षा करने वाला भाग वो है वो न्यायपालिका है। यानी हमारे जो मौलिक अधिकार बनाए गए थे, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो 6 हमारे अधिकार बनाए गए हैं, इनकी रक्षा करने का दायित्व वो है हमारी न्यायपालिका। अब जो हमारा ये न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, इसको हम मुख्य न्यायालय, भारत का एक मुख्य न्यायालय बोलते हैं। इसको अगर बात आए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है, तो प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य ये होता है मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसका है? केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व वो है सर्वोच्च न्यायालय के पास, उसके बिना कल्पना नहीं की जा सकती। अब हमारा जो टॉपिक है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर हम बात करें ब्रिटिश शासन के बाद की, यानी जब भारत जो है एक स्वतंत्र देश बन गया था, तो उसके बाद जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जिस दिन लागू हुआ था, उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी उसी दिन हुई थी। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया था, और ये हमारे संविधान के 124 भाग के अंतर्गत, संविधान का जो 124 नंबर अनुच्छेद आता है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है भारत का एक संविधान होगा, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए एक न्यायपालिका होगी, जिसका कार्य ये होगा कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, जिसको नाम दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय, यानी हमारी न्यायपालिका। क्योंकि जब संविधान बनाया गया तो मुख्य बात यही रखी गई कि रक्षा करने का दायित्व भी किसी का होना चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय को ये दायित्व सौंपा गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मैंने आपको बता दी कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के अंदर एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, और वो कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है हमारे संविधान की रक्षा करना, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अब जो ये सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होने के बाद जब नई दिल्ली में स्थापित किया गया,
उसके बाद इसके क्या क्या कार्य हैं, ये हमारी कैसे रक्षा करता है, और संविधान सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने जो है न्यायाधीश कार्य करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता का चयन कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो जितने भी न्यायाधीश हैं, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 33 न्यायाधीश हैं, और एक अन्य मुख्य न्यायाधीश जिसको आप सीजे बोलते हो। सीजे का मीन्स होता है चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश भी होता है। और प्रेजेंट टाइम में जो न्यायाधीश है वो है NV रमन, यानी न्यूट्रल पार्टी वेंकटरमन। इनको अभी चीफ जस्टिस बनाया गया था पीछे। प्रेजेंट टाइम में NV रमन जो है हमारी न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनको मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार सौंपा गया। बाकी 33 जो अन्य हैं वो बाकी मुख्य न्यायाधीश ये एक ही होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? सबसे पहले योग्यता होती है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और उसके बाद भारत के संविधान के अंतर्गत वह 10 वर्ष तक किसी अन्य न्यायालय के जैसे दिनसत न्यायालय होते हैं ना, दिनसत न्यायालय का मतलब वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दिनसत न्यायालय का मीन्स होता है जैसे आप जिसको हाई कोर्ट बोलते हो या सेशन कोर्ट बोलते हो। जैसे हमारा पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट एक है चंडीगढ़, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 को। इसी प्रकार जैसे सेशन कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप इसको बोलते हो, जैसे हिसार है, सिरसा है, फतेहबाद है, करनाल है, कैथल है, रोहतक है, ये सेशन कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पहली योग्यता होगी भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता होगी 35 वर्ष की आयु हो, और कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, और कम से कम 5 वर्ष तक वह वकालतनामा कर चुका हो, यानी एडवोकेट रह चुका हो, ये उसकी योग्यता होगी। उसके बाद न्यायाधीश को चुनने का अधिकार हमारे देश में एक ही व्यक्ति के पास है, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारतीय न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश को यह पद सौंपता है। राष्ट्रपति ही उसको शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता चुनता है, जो इन शर्तों पर सही मानने में रहेगा, राष्ट्र उसको चीफ जस्टिस का पद देगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता की बात है तो आपको ये जानना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का चयन राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का चयन करता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हर न्यायालय के अंतर्गत अधिकार होते हैं, क्षेत्र होते हैं, या जिसको आप पावर बोल सकते हो, शक्ति बोल सकते हो, अधिकार बोल सकते हो। जो हमारा पहला अधिकार वो है आरंभिक या प्रारंभिक कह सकते हो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब भारतीय संविधान के अंदर ये नियम बनाया गया है कि अगर कोई भी न्यायालय के अंदर किसी प्रकार का मुकदमा, जैसे न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ऐसे छोटे मोटे मुकदमे नहीं आते, जैसे मान लो कोई 2 राज्यों का बीच झगड़ा हो, या फिर किसी राज्य का किसी सरकार के साथ झगड़ा, जैसे मान लो हरियाणा का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ झगड़ा चल रहा है, या पंजाब, जैसे बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे SYL हो गया, जैसे ये अयोध्या राम मंदिर था, अभी इसके ऊपर कैसे लाया था अच्छी, तो इसी प्रकार के बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आप जा सकते हो, क्योंकि इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, आरंभिक क्षेत्र आप वहां पर सीधी अपील कर सकते हो। या फिर 2 राज्यों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा हो, या 2 राज्यों का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो, या फिर किसी राज्यों का केंद्र सरकार के साथ कोई विवाद हो, तो वो मुकदमा आप सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ला सकते हैं। ये इसका पहला आरंभिक क्षेत्राधिकार होता है। दूसरा, अगर कोई मुकदमा आपने पहले किसी अन्य न्यायालय में आपका मुकदमा चल रहा है, जैसे हाई कोर्ट की बात करिए, सेशन कोर्ट की बात करिए, तो फिर अगर वो मुकदमा कोई अन्य न्यायालय लेने की मनाही करे तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आप मुकदमा ला सकते हो। ठीक है। उसके बाद होता है अपील। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मीन्स होता है कोई भी ऐसा मुकदमा, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का मुकदमा चला है सेशन कोर्ट में, उसको
सेशन कोर्ट ने ये कह दिया कि हम आपको 20 साल की सजा सुनाते हैं। अगर वो दूसरे कोर्ट न्यायालय के अंदर अपील करता है, अगर उसकी अपील नामंजूर हो जाए, जैसे जिस प्रकार स्कूल के अंदर बच्चा अगर छुट्टी मांगता है, उसको बुखार हो तो वो एप्लीकेशन लिखेगा, प्रार्थना पत्र लिखेगा कि सर मैं स्कूल में नहीं आ सकता, मुझे बुखार है, कृपा करके मुझे छुट्टी दी जाए। अगर उसकी एप्लीकेशन नामंजूर होती है तो फिर वो क्या करता है, फिर वो एक और प्रार्थना पत्र लिखता है। उसी प्रकार अपील का मतलब होता है कि प्रार्थना पत्र की जरूरत है। कहने का मतलब क्या है कि अपील करना, कि आप दूसरे न्यायालय में अपील करें कि मेरी यहाँ सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ। अब जैसे आपको पता होगा एक आरटीआई न्यायालय था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा है, अगर वो संस्था उसकी बात नहीं सुनती है तो फिर कोर्ट सुनेगा। कहते हैं अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है, पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है, तो वहां न्यायालय सुनता है आपकी बात। न्यायालय की स्थापना इसलिए की गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, और न्याय हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए न्याय जरूरी है। इसलिए आरटीआई की स्थापना की थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आप किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति के बारे में सही जानकारी ले सकते हो, सरकार आपको गुमराह नहीं करेगी, प्रशासन आपको, क्योंकि इसका जो क्षेत्राधिकार है वो न्यायालय के अंतर्गत करता है, इसलिए आपको सही जानकारी दी जाएगी। इसलिए आरटीआई की स्थापना की थी। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो किसी आपका मुकदमा किसी कोर्ट के अंदर चल रहा है, उस कोर्ट ने मुकदमा आपका नामंजूर कर दिया, तो आप दूसरे न्यायालय के अंतर्गत वहां अपील कर सकते कि मैंने ये मुकदमा किया था और मेरे को ये सजा सुनाएगी, या फिर मेरे को ये फैसला सुनाएगा, तो मैं वहां दूसरे कोर्ट में जाके अपील करूँ। तो इस प्रकार उसको बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत आते हैं मुकदमे दीवानी और फौजदारी। दीवानी और फौजदारी। दीवानी का मतलब यहाँ पर होता है छोटे मोटे झगड़े, कोई सरकार के बीच में हो, या फिर ऐसे मुकदमे हो, या फिर कई बार जैसे आम झगड़े नहीं होते लोगों के पैसों के मामले में, या फिर ये ऐसे मुकदमे आते हैं वो आप सीधे न्यायालय के अंदर वहाँ अपील कर सकते हो। और उसके बाद फौजदारी। फौजदारी का मतलब यहाँ आर्मी की बात करें, फौजदारी का मीन होता है क्राइम के मुद्दे, ऐसे मुद्दे जहाँ क्राइम के बाद लूट मार कत्लेआम की अगर बात आती है तो वहां आप सीधा अपील कर सकते हो। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय को एक अधिकार दिया गया है कि वो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करे। एक ये इसकी पावर है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा, क्योंकि मौलिक अधिकार और संरक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। मौलिक अधिकार रक्षा करने रहता है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उसके बाद हमारा अगला जो आता है, उसके बाद पॉइंट आता है, इसको एक रिकॉर्ड रूम बोलते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को रिकॉर्ड रूम मतलब एक अभिलेख न्यायालय, जिसका नाम दिया गया है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मीन्स होता है कि सर्वोच्च न्यायालय को रिकॉर्ड रूम माना गया है, यानी इसके नीचे जितने भी न्यायालय काम करते हैं वो सारे रिकॉर्ड के रूप में न्यायालय के अंतर्गत रखते हैं। यानी जैसे दिनचर्या हो, कार्रवाई हो, सारे रिकॉर्ड, वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रूम है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आज भी, उसके अंदर सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, किस तरह ने कोर्ट की तारीख क्या फैसला किया। यही जैसे कई बार ऐतिहासिक फैसले होते हैं, जैसे राजस्थान सरकार का हो गया, जैसे अयोध्या राम मंदिर हो गया, ऐसे मुद्दे, ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं, उनकी तारीख फाइल बना करके रिकॉर्ड रूम में रखी जाती है सुरक्षित रखने के लिए। भी ऐसे मुद्दे में है, कल को आगे वाले समय के अंदर लोग देखते हैं इस समय ये मुकदमा सुना गया था, इस समय ये जज था। अब तो देखो सोशल मीडिया में आप एक सेकंड के अंदर गूगल यूट्यूब पे सर्च मारो, आपको ये बदल देगा कौन सा मुकदमे की तारीख कब देगी, क्या फैसला सुनाया गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इसलिए इसको अभिलेख न्यायालय बनाया गया। उसके बाद दिनचर्या। दिनचर्या मीन्स यानी जितने भी न्यायालय है सब, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी की दिनचर्या ये सर्वोच्च न्यायालय घोषित करता है। कार्रवाई होगी, यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि 9 से 5 कोर्ट खुलेगी तो सारी कोर्ट अब 9 से 5 है। जिस प्रकार भारत के अंदर बैंकों का टाइम होता है 10 से 5 है, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे PNB बैंक हो, चाहे SBI बैंक हो, सभी का टाइम वो 10 से 5 ही होगा। उसी प्रकार जितने भी न्यायालय है उनका समय और दिनचर्या नियमित है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है नियुक्त करता है। तो इस प्रकार ये इसके कार्य थे। और उसके बाद एक पॉइंट और आता है इसके अंदर, वो है अपने निर्णय का पुनर्निरीक्षण। पुनर्निरीक्षण का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास ये पावर दी गई है कि अगर
सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला सुना दे, उसको ये लगता है कि मैंने इसको फैसला गलत दिया गया है, तो फिर उसके पास पुनरीक्षण का अधिकार है। पुनरीक्षण का मतलब वो उसके ऊपर दोबारा निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी, तो उसको इससे हमारे देश के अंदर दो ही व्यक्ति उसको बचा सकते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज और एक राष्ट्रपति। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कह दिया या राष्ट्रपति ने कह दिया कि इसको बचाया जा सकता है, यानी पुनरीक्षण करवाया जा सकता है। मान लो किसी को हाईकोर्ट जो है केरला ने या फिर हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कह दिया कि इसको फांसी न सुन सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती कि वो पुनरीक्षण का अधिकार करेगा, ये व्यक्ति सही था या गलत था। इसलिए आमतौर पर इसको पुनरीक्षण का अधिकार देगा। यानी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया हो, उसके विषय में समयाचना करनी हो या फिर उस विषय के अंदर पुनरीक्षण करना हो, ये एक अधिकार का वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो ये थे हमारा आज का अमेरिकन फैक्ट के अंदर दूसरा टॉपिक, सर्वोच्च न्यायालय। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप मुझे जो है गलती पर सुझाव दे सकते हो। जय हिंद, हमारा भारत।